पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। एक जमाने में ये गीत युवाओं की जुबां पर खूब चलता था। दौर बदल गया, पापा और बेटे के बीच का गैप भी नए रूप में सामने आ गया। पर पापा तभी अपने बच्चों को कैरियर को लेकर चिंतित थे, और आज जब बेटा भी बाप बन गया है तब भी चिंता वहीं की वहीं है। ईश्वर ने सभी को कुछ न कुछ टैलेंट देकर बनाया है, पर क्या आपको मालूम है कि आप क्या हैं? क्या आपने प्रयास किया है खुद को जानने का कि आप कहाँ फिट होते हैं? क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? ये कई सवाल हैं जो युवाओं को परेशान किए रहते हैं। चलिए आज आपको युवाओं के बीच लिए चलते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि युवा खुद को कितना समझ पाए हैं। पता था कि आप क्या बनने वाले हैं? कब पता चला? नो सर, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम कॉलेज ज्वाइन किया तो उस टाइम पता नहीं था। तो हमारे एक सर हैं मैथ्स में, मोहित सर, वो अच्छे मतलब उन्होंने आईआईटी से अपना एमएससी कंप्लीट किया है, तो मैंने उनसे गाइडेंस ली। तो मेरा आईआईटी में जाने का एक ड्रीम था सर, जो 12th में कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि नहीं हो पाया। तो फिर मैं फर्स्ट ईयर में आया तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आईआईटी जेईई एमएससी एंट्रेंस होता है, तो अभी मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर। और नेक्स्ट ईयर फेब में मेरा आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम है, और आई होप सर मैं अच्छी रैंक लाऊँ और अच्छे आईआईटी में एमएससी के एंट्रेंस करूँ सर। तो जब से आपको पता चला उसके बाद कितना फ़र्क हुआ? फ़र्क सर, मैं अनअकैडमी से भी पढ़ता हूँ सर, और उसके साथ मैंने दिल्ली डिप्स अकेडमी से नोट्स लिए हैं सर। तो उसके साथ मेरी प्रिपरेशन अभी अच्छी है सर, और एक साल बाद जो मेरा पेपर होने वाला है, उम्मीद है कि एक साल में और प्रोग्रेस कर पाऊँ सर अपने से। जरूर सर, आपको पहले मिल जाते तो कुछ ज़्यादा बेटर होता। बिल्कुल सर, ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि वो मुझे आफ्टर ऑल 6 to 7 मंथ के बाद मिले सर। अगर पहले होता तो मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाती सर उसके लिए। क्या नाम आपका? सर साक्षी भट्ट। और मेरा भी सेम ड्रीम था कि मैं आईआईटी में ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने 12th के बाद जेईई मेंस का पेपर दिया था, बट प्रिपरेशन अच्छे से ना होने की वजह से मेरा हो नहीं पाया। तो उसके बाद जाना आईआईटी में था, तो ड्रीम भी आईआईटी का था, तो प्रिपरेशन चल रही है, तो अभी चल ही रही है काफ़ी। नहीं तो किससे पता चला कि ऐसा हो सकता है? सर टीचर्स, हमारे जो टीचर्स हैं बहुत सपोर्टिव है। वो बताते रहते हैं हमें टाइम टाइम पे कि कौन सा कॉलेज इसके बाद तुम्हें प्रेफर करना चाहिए, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आपके लिए बेस्ट क्या होगा। कब पता चला? सर फर्स्ट ईयर में। अब लगता है आपको सही चॉइस है? यस सर। अगर पहले पता चलता कुछ फ़ायदा होता? सर यस सर, तब फ़ायदा होता, प्रिपरेशन और अच्छी बेटर हो सकती थी, चांसेस बढ़ सकते थे हमारे होने के। तो सर नहीं होता कुछ बनना, लेकिन आपने कहा कुछ आपका हट के रहा है। आपको कब पता चला कि आप क्या बन सकते हो? सर जैसे हम इंटर पास आउट कर जाते हैं तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम किस लाइन में जाएं। लेकिन अगर जैसे टीचर सपोर्ट करते हैं तो हम बचपन से मतलब उस लाइन में हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं, अगर टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, हमें मतलब मिल रही है वो लाइन, तो हम टीचर उत्साहवर्धन कर रहे हैं हमारा, हाँ तो हम उस लाइन में जा सकते हैं। कॉलेज के टीचर भी करते हैं सपोर्ट। क्या कहाँ जाना? जैसे मैं डांस में मेरा ज़्यादा फोकस है, टीचरों ने जैसे कुछ कंपटीशन होते हैं कॉलेज में तो बोलते हैं कि करो करो, तो हमने किया, अच्छा लगा, तो हम मतलब उस लाइन में जा रहे हैं सर आगे। हाँ जी सर, मेरा इंटरेस्ट तो वैसे मतलब डांस में है, लेकिन मैं पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस देती, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि डांस में मेरा मतलब उतना करियर नहीं बन जाएगा, मतलब मैं अर्न नहीं कर पाऊँगी उस चीज़ से। तो कब पता चला आपको? सर मुझे जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में आई तब मुझे पता चला कि मुझे मतलब स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है, डांस भी चलता रहता है मेरा, मतलब प्रैक्टिस वगैरह रोज़ करती रहती हूँ, और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। अच्छा, जैसे कैरेक्टर दूसरा जो डांस के अलावा जो आपने बताया, हाँ जी। क्या लगता है आपको किस फील्ड में जा सकते हैं ज़्यादा? सर मुझे डिफेंस बहुत पसंद है। ये कब पता चला? सर बीएससी फर्स्ट ईयर में। अच्छा, पेरेंट्स ने कभी कुछ बताया कि क्या हो सकता है, कैसा? नहीं सर, पेरेंट्स तो नहीं, पर एक भाई है सपोर्टिव, मतलब सपोर्टिव भी है, एडवाइस भी करता है, बड़ा है मुझसे, और वो भी इसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, डिफेंस वगैरह। कैसे पता चले घर में? आपको लगता है कि किस लाइन के लिए आप बने हुए हैं? यस सर, बने तो मतलब 12th मैंने गोस्वामी से किया, तो उसके बाद थोड़ा होता है कि पेरेंट्स को भी हमारे फ्यूचर इनसिक्योरेंस होती है कि कैसे बच्चा आगे बढ़ेगा। तो मैंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा था, लेकिन मेरे इंजीनियरिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने
मतलब ग्रेजुएशन करने का सोचा कि मैं ग्रेजुएट मतलब पहले हो जाए, उसके बाद आगे जॉब के लिए वो करेंगे, मतलब तैयारी करेंगे उसके बाद। तो उसके बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट सिंगिंग में भी है सर। तो वैसे घर वाले सपोर्ट करते नहीं है सिंगिंग के लिए कि क्या करोगे सिंगिंग करके, तो थोड़ा मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं बस थोड़ा कभी कभी अगर कहीं कुछ कंपटीशन वगैरह हो जाता है तो बस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सिंगिंग और डांसिंग में, वरना तो पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट है सर। नहीं, क्या बनना है, क्या सब्जेक्ट लेने हैं, इसके लिए घर वाले प्रेशर करते हैं या आप अपनी पसंद से ले रहे हैं? नहीं सर, प्रेशर तो कभी नहीं किया, बट जैसे मेरा पीसीएम है तो मैंने खुद से ही मैथ्स सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था कि मुझे मैथ्स से ही करना है। तो वैसे सपना तो आईएएस बनने का है सर, तो बट अभी उतना जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड से उतना है नहीं। तो मुझे मतलब पहले थोड़ा बैंकिंग में थोड़ा जॉब करनी है सर, वहाँ बहुत इंटरेस्ट है। तो वहाँ से थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियल थोड़ा ठीक करके उसके बाद थोड़ा आईएएस की तैयारी करनी नहीं, है। जैसे ऐसा होता है ना, अकाउंट के बारे में यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो अकाउंट लोग पढ़ते नहीं है। जैसे थोड़ा कोचिंग वगैरह से लोग अकाउंटिंग ज़्यादा करते हैं, Yes, कॉमर्स sir. ज़्यादा करते हैं। तो ये जो ट्रेंड में है वही चलता है या फिर मन से भी कुछ होता है? नहीं सर, मन लग से सकता है कि मैं किस लाइन में बनाऊँ, महसूस किया आपने कभी? ये सर लगता है सर कि थोड़ा मैथ से है सर की, तो थोड़ा लगता है कि हाँ हम उस लाइन में जा रहे हैं सर। तो उतना नहीं है कि हटके नहीं है सर, लगता है सर कि उसी लाइन में ये है। कब पता चला आपको? फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा डगमगा गया था क्योंकि थोड़ा रिजल्ट भी डाउन ही रहा सर, बट अब थोड़ा लगता है सर कि उस लाइन में जा रहे हैं सर। कि मैं इस चीज़ में फिट हूँ। सर जैसे मुझे कल्चर में बहुत इंटरेस्ट है, और जैसे हमारी गढ़वाल में एक वो होती है मेहंदी लगाने की। अच्छा लगना अलग चीज़ है और वो उसको करके दिखाना अलग चीज़ है। मतलब तो कल्चर अच्छा लगता है या उसको निभाते अच्छा है? सर निभाता भी अच्छा हूँ, लगता भी अच्छा है। तो एक बार क्या होता है कि मेरे को मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे नाना मम्मी लोग थोड़ा पुराने ख्यालात के, तो मम्मी ने बोला कि क्या कर रहे हैं, लड़कियाँ करती है वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद से जब मैंने मम्मी को समझाया, मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, उसको अच्छे लगते तो उसे करने दो। तो मम्मी ने भी उसके बाद सपोर्ट किया। फिर मैं आजकल मेहंदी भी लगाता हूँ, अपनी पढ़ाई भी करता हूँ और इसके अलावा कल्चर में भी पार्टिसिपेट करता हूँ। चला कि आप किस जॉब के लिए बन रहे हैं? सर वैसे तो मुझे थिएटर के फील्ड में जाना था, बट क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स का कुछ अलग ही एम होता है बच्चों के लिए कि हमारा बच्चा ये करे, हमारा बच्चा ये करे। पर जो बच्चों का जो पैशन होता है वो नहीं कर पाता कभी कभी। तो जब मैं कॉलेज में आया तो यहाँ शायद कॉलेज फेस्ट के लिए ऑडिशन चल रहे थे। देन मैं वहाँ ऑडिशन देने गया था, तो वहाँ पे एक थिएटर के जो आर्टिस्ट थे, सीनियर आर्टिस्ट, वो बैठे थे। तो उन्होंने मुझे उस थिएटर के लिए सेलेक्ट किया था। थिएटर को सेलेक्ट करने के बाद मैं अब उस थिएटर को ज्वाइन किया। देन मुझे पता चला जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हुआ उस चीज़ से। तो मतलब मुझे बोलना पसंद था, स्टेज पे बोलना पसंद था। तो ये चीज़ें मेरी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ जब मैं कॉलेज में आया। आफ्टर दैट जब मैंने वो थिएटर ज्वाइन किया। ये आपका मेन करियर रहेगा या इसका साइड में रहेगा? सर नहीं, क्योंकि पेरेंट्स की अलग ही एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चों से कि मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा ये करे। बट मैंने बैकअप रख रखा है, अपनी पढ़ाई में बीएससी कर रहा हूँ अभी, तो मैंने अपना बैकअप रख रखा है अभी उस चीज़ के लिए। साइंस लिया, आर्ट नहीं लिया, ये दिमाग में ये बैठा हुआ था कि आर्ट्स वाले ऐसे होते हैं, साइंस वाले अच्छे होते हैं? नहीं सर, मेरा जो बैकग्राउंड था वो पहले से साइंस से था। पीसीएम से मैंने 12 पास किया है, तो मुझे बीएससी में आना था, तो मैंने बीएससी ली। जी सर। अभी लगता है कि कहाँ के लिए फिट है सर? इस लाइन में जा सकते? फिर तो मैं मतलब मुझे एक्टिंग करनी है, बट मैंने बैकअप रख रखा अपना। अभी जो बीएससी कर रहा हूँ मैं, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, ऑफ कोर्स एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना है। तो मैंने अपना बैकअप रख रखा है उस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आर्ट्स भी हो सकता था ना, साइंस ही, कॉमर्स भी हो सकता था। सर तो मेरा बैकग्राउंड उस हिसाब से था, तब मैं शायद आर्ट्स में उतना अच्छा नहीं कर पाता था जितना अच्छा मैं अब बीएससी में करूँगा। तो सर दैट्स ऑल। करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं कुछ कहना चाहूँगी कि हर बच्चे को पता होता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है बचपन से ही बस, लेकिन जो हमारी लाइफ का मेन डायरेक्शन जो हमें मिलती है वो हमें 12th के बाद मिलती है। तो जो काउंसलिंग है, ज़्यादा कॉन्टेक्ट सोशलाइज होना जो हमारा होता है वो 12th के बाद होता है। बल्कि हमें 12th में जब हम होते हैं या फिर 10th में जब हम होते हैं तो हमारे टीचर्स, जो स्कूल का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे करियर के पीछे, क्योंकि जब हम 12th में या 10th में होते हैं तो वहाँ हमारे टीचर अगर हमें काउंसलिंग अच्छे दें, हमें पता है कि हमारा करियर, अगर लेट सपोज मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, बट अगर मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, बट मेरे टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बताते हैं कि इसमें भी करियर है, वो मेरे पेरेंट्स को समझाते हैं। अगर मेरी बात नहीं सुन रहे मेरे पेरेंट्स, तो मेरे टीचर्स उन्हें समझाते थे, तो उनकी बात हमारे पेरेंट्स मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा रहता है कि हमारे टीचर्स सही कहेंगे हमारे लिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि 12th जब आपका होता है, जब आप 12th में होते हो, वही टाइम होता है आपकी असली में जो डायरेक्शन आपके करियर को देता है। और उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में, सपोज़ अगर आप उस लाइन पे नहीं जा पाते अपने 12th के बाद, फिर भी आपका सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी रहती है, वो होती है आपकी ग्रेजुएशन। आप कोई से भी फील्ड में कर रहे हो, ग्रेजुएशन में आपको 3 साल का टाइम मिलता है आपको ये सोचने का कि आपको आगे कहाँ जाना है। आप
इतनी लेट नहीं हुई रहती है कि आप अपने करियर परस्यू ना कर पाओ। तो जब आप ग्रेजुएशन में हो तो ये कंफर्म सोच लो कि आपको करना क्या है और किस फील्ड में जाना है, अपने इंटरेस्ट बना के रखो। आपने देखा कि कैरियर को लेकर माता पिता और बच्चों में जंग अभी भी जारी है। क्या माता पिता अपने बच्चे को समझ पाए हैं? क्या इसमें कुछ किया जा सकता है? चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आपको लिए चलते हैं डीएम उत्तरकाशी आईएएस मयूर दीक्षित के पास, जिन्होंने आईएएस परीक्षा पास करने से पहले कई अन्य डिग्रियां भी हासिल की हैं और आज भी कुछ न कुछ पढ़ने में ही लगे रहते हैं। करियर काउंसलिंग की इस अंक में आज हमारे साथ उत्तरकाशी के डीएम आईएएस मयूर दीक्षित साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अभी उत्तरकाशी जिला पुस्तकालय का रूपांतरण किया है और वहां पर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं, जिससे उत्तरकाशी और आसपास के लोगों को खासतौर से कोरोना काल में काफी सहूलियत हो सकती है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने को लेकर के। और जिस तरह से हमारा टॉपिक भी आज है, तो चलिए सर से सीधे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका मेरू रहबार में। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो क्योंकि जब भी जो भी इस दुनिया में आता है ये कहा जाता है कि ईश्वरीय शक्ति के द्वारा उसको कुछ ना कुछ टैलेंट उसके अंदर जरूर होता है, लेकिन हम लोगों के अंदर ये होता है कि हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। सर सबसे पहले तो ये सवाल है कि इसकी पहचान कब करनी चाहिए और पेरेंट्स को करनी चाहिए या बच्चों से इसकी शुरुआत होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि आपका सवाल है और आज का परिप्रेक्ष्य भी काफ़ी बदल रहा है, तो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस के अलावा आजकल कई नए करियर ऑप्शंस भी निकल के आ रहे हैं और बच्चे खुद इंटरनेट के माध्यम से, बुक्स या मैगजीन्स के माध्यम से काफ़ी नए नए करियर ऑप्शंस के बारे में अर्ली एज में ही जागरूक हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन है कि हम जो पहले बात करते थे कि डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे, लेकिन आज स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, आर्ट्स में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट, अन्य कई ऐसे फील्ड हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है करियर ऑप्शंस में। और आई थिंक ये एक कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए पेरेंट्स का और बच्चों का, क्योंकि पेरेंट्स जनरली जान लेते हैं कि उनका बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा इंक्लाइंड है। कई बच्चे शुरू से ही स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, कई बच्चे आर्ट्स में दिखाते हैं। तो अगर उनको उनके जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है उसमें उनको थोड़ी फ्रीडम दी जाए और उनको एक सपोर्ट दिया जाए पेरेंट्स के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे समाज के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि विभिन्न तरह की जो प्रतिभाएं वो उभरेंगी। सर, तो इस एज ग्रुप में ऐसा होता है कि बच्चे को अब देखा जाना चाहिए, मॉनिटर किया जाना चाहिए कि देखिए, इसमें एज ग्रुप डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जनरली 4 से 5 साल बाद ही बच्चों में जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। जैसे कुछ फाइन स्किल्स होती हैं जो बच्चों की, जैसे कुछ चीज़ें याद रखना, मेमोराइज करना, कुछ बच्चे उसमें काफ़ी आगे निकल जाते हैं। कई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स में, जैसे रनिंग में, स्विमिंग में। और शुरू में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का बच्चों को एक मौका देना चाहिए। कभी कभी छोटे शहरों में, गांव में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर एक लिमिटेड संसाधनों के साथ भी हम बच्चों को डिफरेंट चीज़ें पढ़ने का और उनको जानने का मौका दें, तो बच्चों का इंक्लिनेशन हमें उन्हीं के लिए, भलाई के लिए और आगे यूज़ करने को प्राप्त होगा। सर, ये कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड कुछ होता है, तो गॉड गिफ्टेड का कितना रोल होता है और कितना तैयार किया जाता है? जी, इसमें जैसा आप कहते हैं कि नेचर और नर्चर, जैसे कहते हैं कि कुछ बच्चे नेचर से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या मेहनती होते हैं, कुछ बच्चे नर्चर मतलब जैसे हम सिखाते हैं वैसा होते हैं। तो ये डिबेट हमेशा से रहा है कि हम नेचर के साथ जाएं कि नर्चर के साथ जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नर्चर का इसमें ज़्यादा बड़ा रोल होता है कि हम गॉड गिफ्ट, सभी बच्चे, भगवान सभी बच्चों को एक जैसा बनाता है, सभी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और उनमें एक इंटरनल प्रोडिजी वाला जो एक रोल होता है, सबके माइंड शार्प होते हैं। हम उसको किस तरह से नर्चर करें, उसको किस तरह से एक माहौल दें, खुशहाल माहौल दें, हंसता खेलता माहौल दें और उसको एक ओपननेस दें कि आप जो चाहते हो वो आपके साथ हम खड़े हैं, आपका परिवार उसके साथ खड़ा है। और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम नर्चर पे ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे का भविष्य और उज्जवल होगा। सर, हालांकि नई शिक्षा नीति में काफ़ी प्रावधान किए गए हैं कि बच्चों को पहले से ही पता चल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी चल रहा है, क्योंकि सिस्टम अभी जरूर से चलेगा, तो लोगों को ये बच्चों के बाद दिक्कत होती है कि वो इंटर के बाद इसमें सोचें, हाई स्कूल में सोचें, किस एज ग्रुप में उनको लगता है कि काउंसलिंग देने की जरूरत है? देखिए, 8वीं कक्षा में मुझे ऐसा लगता है 8th के बाद ऐसा एक मौका मिलता है जब बच्चा सीनियर क्लास में जाता है, 9th, 10th एंड 11th, 12th में जाता है। तो उस समय मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल है कि हम टीचर्स भी, स्कूल भी बेसिकली, और पेरेंट्स भी और परिवार में भी जो बड़े भाई बहन हों या कोई ऐसे हों, वो उनको काउंसलिंग करें।
काउंसलिंग करने का मतलब ये है कि जब बच्चा सब्जेक्ट चूज़ करता है कि कौन सा सब्जेक्ट वो मैथ्स में जाएगा, बायोलॉजी में जाएगा, साइंस में जाएगा या कॉमर्स में जाएगा, या फिर उसको लगता है कि मुझे 12th के बाद कुछ और ही काम करना है, मुझे एकेडमिक्स में नहीं जाना है, मुझे म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो भी आप सीनियर क्लासेज में फील्ड में मिल जाता है। तो सीनियर क्लासेस में 9th ऑनवर्ड्स मुझे लगता है बच्चों पर थोड़ा एक उनको वैरायटी दे के उनसे एक फोकस करने का पूछा जा सकता है कि आप किस एरिया में ज़्यादा अपने आप को मानते हैं जाना चाहिए, उसी हिसाब से उनके सब्जेक्ट्स आगे चूज़ करने चाहिए। अगर हम किसी बच्चे को फोर्स करेंगे कि भले उसका इंटरेस्ट कॉमर्स में, हम उसको बोलेंगे आप साइंस लीजिए, या साइंस में इंटरेस्ट है तो हम कहेंगे तुम आर्ट्स लीजिए, तो वो थोड़ा हानिकारक हो सकता है। क्योंकि सभी करियर ऑप्शंस आप देखें, यूपीएससी देख लीजिए, इंजीनियरिंग देख लीजिए, मैनेजमेंट देख लीजिए, सभी स्ट्रीम्स में बैकग्राउंड कई बच्चों का डिफरेंट भी होता है, बट आगे जाके वो उसको चेंज कर लेते हैं जैसा उनका इंटरेस्ट होता है। सर एक दौर था जब लोग तैयारी के लिए दिल्ली जाते थे, इलाहाबाद जाते थे, इस तरह की सिचुएशन थी। अब तो कोरोना काल भी है और डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो कुछ सहूलियत हुई है क्या बच्चों को? देखिए बिल्कुल ठीक बात है। कोचिंग से दूर बच्चे जाएं और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ें तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि कोचिंग से एक तो पीयर प्रेशर भी काफ़ी बढ़ता है बच्चों में कि देखा देखी एक जैसे को लगता है कि अगर वो इतना पढ़ रहे हैं तो मैं भी उतना ही पढ़ूँ, या वो नंबर कम लाए मैं कैसे लाऊं। प्लस एक तरह की सिमिलर थिंकिंग हो जाती है सभी बच्चों की। अगर एक क्लास में ही 40 बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, एक ही टॉपिक को पढ़े जा रहे हैं, तो हो सकता है उनके आंसर लिखने की स्टाइल भी सिमिलर हो जाती है, एक ही चीज़ वो लिखते हैं। लेकिन जैसा कि अब आप खुद ही कह रहे हैं, कोचिंग की तरफ से अगर हम हटके खुद से सेल्फ स्टडी, इंटरनेट पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं पढ़ने के, आप चाहें तो कोचिंग से भी सपोर्ट ले सकते हैं और तो डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं और अपनी खुद की स्टाइल इवॉल्व कर सकते हैं आंसर लिखने की, पढ़ने की, तो उससे एक फ्रेशनेस भी आती है, प्लस आपकी स्कोरिंग में भी हेल्प मिलती है। तो कोचिंग का सपोर्ट थोड़ा अगर आपको एक कोर्स स्ट्रक्चर समझने के लिए चाहिए तो वो आप कोर्स को पढ़ के, गाइडलाइंस को पढ़ के जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हैं उसमें इनफ दिया रहता है। आप पिछले एग्जाम्स में किन लोगों ने शायद अच्छा परफॉर्म किया उनसे आप बातचीत कर सकते हैं और बेसिक अपने कोर्स से अलाइन हो सकते हैं कि क्या पूछा जाता है और उतना ही हम पढ़ें, लिखने पे ज़्यादा फोकस करें पढ़ने से ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को देखा जाएगा तो हम लोग निश्चित तौर पे कोरोना काल में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सर क्योंकि अगर हम सबसे टॉप की सर्विस IAS कही जाती है, लेकिन परसेंटेज के साथ देखें तो 0 पॉइंट समथिंग इस तरह से आता है जो कैंडिडेट पार्ट लेते हैं और जो निकलते हैं। तो इसमें क्या एक हिट एंड ट्रायल चल रहा है या लोगों को कुछ पता चल जाता है कि मैं इसके लिए बना हूँ या नहीं बना हूँ, या ये चलता रहता है कि छात्र अर्थात देते रहो? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक स्टूडेंट पहले से डिसाइड करके आता है कि मुझे यूपीएससी लिखना है, उसका मन में इच्छा है कि मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ, मैं इस तरह की नौकरी करना चाहता हूँ। और दूसरा एक पक्ष ये होता है कि क्या मैं उस तरह की तैयारी कर सकता हूँ, मतलब दो चीज़ें अलग हैं, मैं चाहता हूँ ये करूँ और प्लस उसकी तैयारी भी मैं वैसे करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी करके एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं बट एक्चुअली वो करना नहीं चाहते वो काम। कई प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए बहुत अच्छे स्मार्ट लोग काम कर रहे हैं, अगर वो चाहते तो यूपीएससी भी निकाल सकते थे बट उन्होंने चूज़ किया कि वो नहीं, मुझे उस सेक्टर में काम करना है। वैसे ही अगर हम यूपीएससी में देखें तो हमेशा किसी भी एग्जाम में आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, भाग्य का खेल तो हमेशा होता है। आप भले तेज दौड़ भी रहे हैं तो भी भाग्य का खेल है, अगर आपका पैर में थोड़ी चोट लगी तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। आप कोई भी काम करें भाग्य का खेल हमेशा होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं कहूँगा कि आपको एक स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करना चाहिए। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो कि आप तुक्का लगाएंगे, ट्रायल करेंगे तो उससे निकाल लेंगे। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी। सीमित समय होता है, सीमित समय पढ़ने का भी होता है, सीमित समय लिखने का भी होता है। 3 से 6 घंटे मिलते हैं आपको और लगातार पेपर्स होते हैं। आपके बीच में अगर हल्की सी तबीयत भी खराब हो गई, आपका माइंड थोड़ा शिफ्ट हो गया तो आपका एक पेपर भी अगर खराब हो गया तो ओवरऑल स्कोर कम हो जाता है। तो इसलिए अपने सेहत पे ध्यान देना और स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करना। कम पढ़ाई करें लेकिन उतना ही पढ़ाई जितना लिख सकते हैं वही लिखें जिसका सेंस बनता है आंसर में। ज़बरदस्ती लिखना भी कभी कभी टाइम वेस्ट होता है, मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हमको प्रॉपर अगर बच्चों को सही गाइडेंस मिल जाए, स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस मिल जाए, किस तरह से हम कौन सा एग्जाम, जैसे यूपीएससी की बात करें या स्टेट सर्विसेज की बात करें, रेलवेज की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो क्या चाहिए एग्जामिनर को वही हम पढ़ें और वही लिखें तो निश्चित तौर पर हम हर एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। सर एक लोगों की होती है कि इस तरह से सामने जो था उसको लेकर के लोग कुछ ना कुछ उनसे ग्रहण करते हैं। आपने भी काफ़ी डिग्रियां ली हैं, काफ़ी कुछ लिया है, लोग इससे भी कुछ प्रेरणा लेना चाहेंगे। काफ़ी चीज़ें जो आपने ली है, तो आपको लगा कि इन सबसे बेटर था जो आपने अब चुना है, या आपको लगता था कि ये सिचुएशन इस तरह से हो गई? देखिए मेरी शुरुआत जो हुई थी, साइंस स्टूडेंट्स था मैं और मैंने फिर आईटी से बीटेक किया था और मुझे काफ़ी साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट था शुरू से, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग में फोकस किया था। लेकिन ओवर द टाइम इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते करते मुझे ऐसा लगा कि एक मैनेजरियल एस्पेक्ट भी होना चाहिए अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है,
क्योंकि जब सीनियर लेवल पे जाते हैं तो मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स प्लस किसी भी नौकरी में जाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिसोर्स और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए फिर मैंने उम्र भी कम थी तो MBA भी साथ में किया था। उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने काम किया, और प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद जब मैंने देखा कि ऐसे कई इश्यूज़ हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर हैंडल नहीं कर सकता और जिसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो गया। और हमेशा से बचपन से भी मेरी थॉट थी, चूँकि मेरे दोनों माता पिता सरकारी सेवाओं में ही थे राज्य स्तर की, तो हमेशा से मैंने सोचा था कि UPSC के माध्यम से प्रयास करके देखा जाए कि क्या मैं भी उस एग्ज़ाम में पास हो सकता हूँ, और अगर मौका ज़रूर मिलेगा, भाग्य ने साथ दिया, तो मैं भी पूरी मेहनत करके इस सर्विसेज में आऊँगा। और निश्चित तौर पे बड़ों के आशीर्वाद से और मेहनत से मैंने ये एग्ज़ाम पास किया, और 7-8 साल की सर्विस के बाद मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है कि जो मैंने सोचा था वैसा ही पाया, और जितना मैं कर सकता हूँ, जितनी मेहनत में कर सकता हूँ उतनी मेहनत में करता हूँ यहाँ पर। लोगों को प्रेरणा ज़रूर मिलती है, मेरे को भी अपने दोस्तों से जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया था, या अपने सीनियर से जो सर्विसेज में हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। मैं यही प्रयास करता हूं कि मैं सब लोगों से जो भी अच्छा हो सकता है वो सीखूं, और निश्चित तौर पे एक लगन के साथ, मेहनत के साथ जो एक स्टूडेंट में होती है, वही लगन मेहनत में अभी भी जारी रखूं। पढ़ते रहने की आदत हमेशा रहे, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नौकरी में आके हम पढ़ाई छोड़ दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 25-30 साल पढ़ाई करके फिर छोड़ देते हैं कि हमने आज बहुत पढ़ाई कर ली है, लेकिन निश्चित तौर पे दिन में 2 से 3 घंटे हमको अपनी नॉर्मल काम से अलग पढ़ने में लगाने चाहिए, जिससे हम और आगे क्या अच्छा कर सकते हैं लोगों के लिए वो करते रहें। सर ये है, बच्चों के बीच में ये बात है कि जो IAS की तैयारी करते हैं वो 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, दाढ़ियाँ बड़ी होती हैं, नहाते नहीं हैं, बहुत दिन बाद नहाते हैं, खाना खाते हैं, और इस तरह से पढ़ाई के बीच में ही सो जाते हैं। तो या इससे ये मतलब वास्तविकता है या ऐसे? देखिए, ये सब चीज़ें भ्रांतियाँ हैं मैं कहूँगा, क्योंकि अब आप देखिए एग्जाम का पैटर्न भी सरकार ने काफ़ी चेंज किया है। हमारा फोकस करंट अफेयर्स पे है और इंटेलिजेंट क्वेश्चन्स आते हैं, न कि आपको बड़े बड़े किताबें, मोटी मोटी किताबें रटनी है। इसका फोकस अब खत्म हो चुका है। तो UPSC ने भी अपने आप में समय के साथ इवॉल्व कर लिया है, और 18 घंटे पढ़ना ये तो आपकी इच्छा पे है, 18 घंटे पढ़ें, 20 पढ़ें या 8 पढ़ें, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि आप क्या पढ़ें और क्या लिखें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UPSC की बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो उसका प्रॉपर एक सिलेबस होता है जो कि पहले ही आ जाता है और सबको पता है, वो इंटरनेट पे है। उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए। अब एक टॉपिक अगर मैं देखूं जैसे कि रेनफॉल के बारे में पढ़ना है मुझे, तो रेनफॉल के बारे में हजारों किताबें, आप कितनी किताबें पढ़ना चाहते हैं उतनी पढ़िए, या फिर आप उतना पढ़िए कि रेनफॉल के बारे में हम लोग क्या बेसिक चीज़ें जान सकते हैं, क्या मैं आंसर में लिख सकता हूँ अगर इंडियन रेनफॉल पे क्वेश्चन आए, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते होंगे, मैं ऐसा क्या स्पेशल अपने आंसर में ऐड कर सकता हूँ। तो एक इंटेलिजेंट तरीके से हर टॉपिक का आप तैयारी करिए। मेरे हिसाब से 6 से 7 घंटे डेली पढ़ना इनफ होता है UPSC के लिए। अगर आप पूरी मेहनत से पढ़ रहे हैं, आपका फोकस पूरा पढ़ाई में है। लेकिन अगर आप डाइवर्ट हो रहे हैं, बीच बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं, आप मूवीज़ भी देख रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, और उसको फिर आप 18 घंटे जोड़ेंगे तो वो फोकस नहीं है। दूसरी बात, आपको डेली आधे 1 घंटे वॉक करना और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उससे एक स्फूर्ति बनी रहती है। आप योग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जो भी करें, लेकिन एक मेंटल एक पीस और काम बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में, क्योंकि आपकी ग्रास्पिंग बहुत ज़रूरी है। आपने 18 घंटे पढ़ा, लेकिन क्या आपको वो ग्रास्प कितना हुआ, क्योंकि आपको एग्जाम 3 घंटे का ही मिलने वाला है। अगर आप 3-2.5 घंटे में उसको रिप्लिकेट नहीं कर पाए, उसका एसेंस नहीं लिख पाए, तो 18 घंटे की पढ़ाई काम की नहीं होती। अपनी सेहत पे ध्यान दें, हेल्दी खाना खाएं। कई बच्चे कोचिंग में चले जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है उनको खाने में दिक्कतें आती हैं। अगर वो अपना खाना हेल्दी रखेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी स्वास्थ्य सही रहेगा, क्योंकि कई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ने से उनके महीने लॉस हो जाते हैं, साल लॉस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप 6-7 घंटे अच्छे डिटेल में पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए और अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। सर सिर्फ IAS ही नहीं, नीट की बात भी करें तो बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल तक लोग फिर तैयारी करते रहते हैं। उसके बाद उनके अंदर एक अजीब स्थिति रहती है कि छोटी जॉब करनी नहीं है, कुछ करना नहीं है, एक अजीब से मानसिक तनाव में लोग आ जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा प्रयास किया जा सकता है कि ये तय किया जा सके कि ये इस लायक है या नहीं है कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उस पर भी पड़ता है। देखिए, तनाव कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जीवन बहुत ही लंबा एक फेज़ है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट या बच्चा 40 से 50 साल तक अपना जीवन यापन करता है, जिसमें वो 20-25 साल पढ़ता है, बाकी अपनी लाइफ जीता है। तो कभी भी उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर एक चीज़ में फेल हो गया तो ये मेरा तनाव आ जाए, परेशान हो, डिप्रेशन में चले जाएं। बहुत ही लंबा सफ़र है। कई मौके ऐसे आते हैं लाइफ में जिसमें अगर आप 10 जगह भी फेल हो गए तो 11वीं जगह आप एक बार भी राइज कर गए तो वो आपकी लाइफ बन जाती है। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लगातार फेलियर्स देखे,
लेकिन उन्होंने भले बहुत एंड में, भले 30-32 साल बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें ये करना चाहिए था जो अब तक मैं नहीं करता था। उन्होंने उसमें पूरा मेहनत करी और आज वो बहुत बड़े अच्छे पद पर हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेवाओं में हो। तो तनाव की तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। बच्चों को हमेशा, पेरेंट्स को और दोस्तों को और रिश्तेदारों को ये समझाना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो, आप हम आपके साथ हैं। आप फेल भी होंगे तो भी हम आपके साथ हैं, विजय भी होंगे तो भी हम आपके साथ हैं। आप अपना मेहनत करते रहिए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये लाइन हमारे लिए गलत है तो आप दूसरी लाइन चेंज कर सकते हैं। कभी ये हमें ऐसा सोसाइटी में यही मैसेज देना है कि लाइफ में कई ऐसे मौके आएंगे। आप देखिए, यूएस में जाइए, यूरोप में जाइए, 40-50 साल भी लोग करियर शिफ्ट करते रहते हैं और उसके बाद वो फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं। उनको कोई ऐसा पीयर प्रेशर नहीं है। वो चाहते हैं कि हम अपनी जीवन जो भी जी रहे हैं अपनी इच्छा से जिएं, खुल के जिएं और लाइफ में कोई ऐसा मौका ना छोड़ें जो भाग्य लाइफ हमको दे रहा है। सर 3 घंटे में एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को जज करना संभव हो पाता है आपके हिसाब से कि उसका पूरा पल दिख जाएगा इसके अंदर है? जी हाँ, देखिए 3 घंटे में एग्जामिनर जो देखता है वो देखता है कि आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स क्या है। कम से कम 20 से 30 सवाल होते हैं 3 घंटे में। वो ये नहीं देख रहा है कि आपको कितना आता है, लेकिन आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे हमने एक सवाल पूछे और आप किस तरह से उसका आंसर कर रहे हैं तो उससे थॉट्स की क्लैरिटी आती है, आपकी मैच्योरिटी आती है। और जनरली हर एग्जाम में एक इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है। वो इंटरव्यू प्रोसेस में भी जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपको गेज करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या आप एग्रेसिव हैं, क्या आप मैच्योर हैं, काम है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। तो ये सारी मिक्सचर बना के ये प्रोसेस निकाली गई है। बिल्कुल सर, एक अंतिम प्रश्न है। हालांकि अब मल्टीनेशनल की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि लोगों के शौक बढ़ रहे हैं, वॉक करना, जंगल का, इस तरह के मतलब एक इंडिविजुअल लाइफ भी आदमी पसंद करता है जिसको लगता है। लेकिन आईएएस एक ऐसा जॉब है कि अभी लगता है कि ट्रेनिंग तक भी थोड़ा दूसरा होता है। जैसे आप चेयर में बैठते हैं, जब आप ट्रेनिंग होते हैं तब भी आपका एक अलग तरह का होता है, लेकिन जैसे चेयर में बैठते हैं लगता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। आपको लगता है कि आप एक सामान्य से हटकर हैं, आपको कम हंसना, इस तरह से करना, इस तरह की चीज़ें महसूस होती, फील होती कभी कि ये हमारे वर्ल्ड में आ रही है इस तरह से? देखिए, कभी खुल के रहने की इच्छा होती है इस तरह से? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, आईएएस को मैं मानता हूँ, आईएएस हो या पीसीएस हो, जो कि एक सोसाइटी की सर्विसेज हैं, वो एक नॉर्मल नौकरी मान के आप नहीं कर सकते। वो एक लाइफस्टाइल है बेसिकली। आपका एक डिमीन होना चाहिए, आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए लोगों की तरफ। आप नॉर्मली जैसे मार्केट में खड़े होकर बातें करते रहते हैं, जैसे कहीं खेलना है, कूदना है, आप अपने हॉबीज बिल्कुल परस्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जैसे ग्रामीण लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, गांव में जाएंगे, तो आप एक सर्विस का एक लेवल लेके चल रहे हैं, आपको उसका पूरा मान रखना जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपको हमेशा जरा याद रखना चाहिए कि आप इस सर्विस में, हम लोग जब अपने आपस में बैठते हैं जूनियर्स के साथ या सीनियर्स हमको गाइड करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि आप इस सर्विस में क्यों आए, आपने इतनी मेहनत क्यों करी, वो हमेशा याद रखिए। आप जैसे बोल रहे हैं ट्रैक करना चाहें, आप जाइए ट्रैक करने, कोई नहीं मना कर रहा। आपके मार्केट में अपने खुद चाहिए। आप बड़े शहरों में इतने सारे, जो शहर के मुख्यालय होते हैं राज्य के या दिल्ली में, देखिए कितने सारे अधिकारी लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ पे एक एनोनिमिटी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी में एक एनोनिमिटी होना चाहिए। कोई भी सरकारी अधिकारी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो कोई एक एहसान कर रहे हैं या फिर कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि उनके लिए वाहवाही होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, क्योंकि वाहवाही के लिए हम लोग इस सर्विस में नहीं आते हैं। हम इस सर्विस में आते हैं अपना काम करने के लिए। और हम लोग हमेशा, हमको यही सिखाया भी गया है और हम लोग इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं कि एक एनोनिमस रह के हम काम करें और नियम का पालन करें और कराएं। और जिस चीज़ के लिए हम फोकस करके सर्विस में आए हैं कि हम लोगों की सेवा करें, जो सबसे गरीब आदमी है, वो अगर हम सेवा करेंगे तो फिर मेरे हिसाब से हम इस सर्विस का भी और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। और मेरा पर्सनली ये प्रयास रहता है कि जब भी मैं गांव में जाऊं तो ये ज़रूर सुनिश्चित करूं कि जो सबसे गरीब आदमी उससे ज़रूर मिलूं, और अगर उसकी जीवन में थोड़ा हम चेंज ला सकें तो निश्चित तौर पे मेरी जो की गई मेहनत है या मेरे माता पिता ने जो बलिदान दिया है या जो भी उनके सेक्रीफाइसेस है हमारे लिए, वो पूर्ण हो सके। सर, अभी आपके विभाग या आपके जिले में ही कई ऐसे अधिकारी होंगे, हैं भी जो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, हालांकि अन्य सर्विसेज पे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या एक संदेश कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा संदेश हमेशा ये रहता है कि हर आदमी का भगवान ने इस दुनिया में एक रोल डिसाइड किया है। वो कोई भी हो, भले वो एक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ड्राइवर हो, सबका एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमारा जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, जो रोज यहाँ से सैंपल कलेक्ट करके ऋषिकेश एम्स ले जाते हैं या फिर वैक्सीनेशन कैरी कर रहे हैं, उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है वो सब जानते हैं। वो काम मैं नहीं कर सकता, और उनका रोल अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। तो हर आदमी का अपना रोल है जो भाग्य ने डिसाइड किया है। आपको जो रोल भगवान ने दिया है आप उसको फुलफिल करें, मेहनत करके फुलफिल करें। कभी ये ना सोचे कि मेरा रोल कम है, मैं भी वो बन सकता था। ये तो हमेशा हर आदमी को, हर आदमी से ऊपर एक आदमी मिलेगा आपको, हर इंसान से ऊपर एक इंसान मिलेगा ओहदे में। लेकिन क्या काम उसका छोटा है ये मैं नहीं मानता। हर आदमी का काम इंपॉर्टेंट है, भले वो कोई भी हो। एक माली का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो पौधे में पानी नहीं डालेगा तो पौधा सूख जाएगा, जिससे कई चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो हर आदमी अपने रोल में रहे,
एस्पिरेशंस करना जरूरी है, लेकिन कभी कभी दुख नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाया। आप मेहनत करिए, कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो जो भी रोल आपका है उसमें 100% दीजिए, तो आपको निश्चित तौर पे बहुत सुख मिलेगा। शुक्रिया। तो आज हमारे साथ उत्तरकाशी के डीएम IAS मयूर दीक्षित साहब जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी टिप्स दी हैं और वो उन लोगों को खासतौर से मददगार साबित होंगी जो इस अभियान में या संघर्ष अभियान में अभी लगे हुए हैं या आगे करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।